नमस्कार दोस्तों। प्रश्नकाल के आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने नोएडा में यूपी अपार्टमेंट एक्ट यानी एओए के लिए जो काम या जो जानकारियां हैं बहुत इकट्ठी करी हैं। वो पहले एओए में रहे हैं और उन्होंने एओए चलाई है और उसके नियम और लीगल को लेके काफी रिसर्च करी है। तो मेरे साथ हैं आज अभिनव सैनी जी। अभिनव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आशु जी। और सबसे पहले अभिनव जी, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा ब्रीफ में 30 से 50 सेकंड के अंदर जो आपका एक परिचय है, सो दैट लोगों को एक पता लग जाए कि आप क्या क्या करते रहे। आशु जी, मैं सेक्टर 74 ग्रैंड अजनारा हेरिटेज में फिलहाल रहता हूँ हम्म। और 2019 में हमारे यहाँ पहली बार अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का गठन हुआ। तो हम्म। मैं पहली एसोसिएशन में सेक्रेटरी था। हम्म। तो पहली एसोसिएशन थी, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं उस टाइम पे। ओवर द हम्म। ईयर बायलॉज, यूपी अपार्टमेंट एक्ट, ये सब चीजों में थोड़ा थोड़ा जब देखना शुरू किया तो बहुत एक्सपेक्ट पता चलते हैं। ओके। उसी का तजुर्बा है, उसी का तजुर्बा लेने की कोशिश करते हैं कि और भी हम्म। जो हमारे साथी हैं उनको कई बार जरूरत पड़ती है या हमें जरूरत पड़ती है तो हम भी कंसल्ट करते हैं, ठीक क्योंकि है। सोसाइटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट और बायलॉज बाइबल है। हाँ हाँ। तो यही सब है। बाकी मैं फिलहाल नोकिया में कार्यरत हूँ सेक्टर 62 में, और ओके। 2021 जुलाई तक मैं एओए में था। अभी मैं ओके। फिलहाल एओए में नहीं हूँ। ठीक है। तो अब बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि 2 दिन पहले, इस संडे की बात है, एक एओए ने अपने कुछ लोगों को, लगभग 200 लोगों को, द कश्मीर फाइल्स मूवी को दिखाया और उन्होंने क्लेम किया, ट्विटर पे लिखा कि हमने ये दिखाया है। जिसके बाद तमाम बातें आई कि क्या ये एओए ने अ, अपने फंड से दिखाया है या एओए ने जो मेंटेनेंस का फंड है उससे दिखाया है या कलेक्ट करके दिखाया है। तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई कि कलेक्ट करके तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन समहाउ शायद मेंटेनेंस के फंड से भी नहीं दिखाया है। जैसा कि मेरे बाद में कल मेरी बात हुई उनके हम्म। पदाधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि जो हम अर्न करते हैं एडिशनल सोर्सेस से, हमने उसमें से दिखाया है। तो अब इस बात को लेके कई जगह सवाल उठे कि क्या एओए बेसिकली कर क्या क्या सकती है, एओए बेसिकली बनी किस लिए है। क्या एओए कल्चरल एक्टिविटीज कर सकती है या इस तरह के प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकती है, या मतलब कोई एक कॉज देके काम कर सकती है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि आप इस एओए में रह चुके हैं और एओ को लीगल फैक्ट्स पे आप एक ग्रुप भी बनाए हुए हैं और उसमें लगातार इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो मैं इसी पे आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो फिल्म दिखाने का पॉइंट है, ये कितना वैलिड है। आशु जी, इसको हम स्टार्ट से करते हैं, स्टार्ट बिल्कुल, हाँ ताकि हाँ हाँ। एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बने। आपने एग्जैक्टली। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि एओए का जो फंड है, हाँ हाँ। हम उसके बारे में यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या बोलता है, वहां से एक आंसर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और एओए क्या करती है, इसका भी आंसर यूपी अपार्टमेंट एक्ट से लेने की कोशिश करते हैं। जी। तो सेक्शन 14 जो है, हाँ हाँ। सेक्शन 14 जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 का है, वो हम्म। हमें डेफिनेशन देता है कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का कार्य क्षेत्र क्या है। हाँ हाँ। तो उसमें मैं आपको ब्रॉड वे में बताऊं तो जो हमारे साझा क्षेत्र है, कॉमन एरिया ऑफ द सोसाइटी है, हम्म। मेरे फ्लैट के अलावा मेरी सोसाइटी में जो भी एरिया है वो कॉमन एरिया में आता है। तो जो हम्म। कॉमन एरिया का मैनेजमेंट है, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एओ का हम्म। कार्य क्षेत्र है। और सेक्शन हम्म। 14 में ये स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। जी। सेक्शन 14 जो है वो क्या बोलता है, देयर शैल बी एन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स for the हम्म। administration of the affairs in हम्म। relation to the apartment and the हम्म। property appertaining thereto and for the management of common area and facilities। तो हम्म। जो मेरे साझा क्षेत्र है, कॉमन एरिया का रख रखाव है, हम्म। वो एओ का कार्य क्षेत्र है। ठीक है। अब इससे हम कॉमन एरिया मेंटेनेंस पे करते हैं, सब लोग हाँ। मंथली पे करते हैं ठीक है। वो सोसाइटी के रख रखाव के लिए।
अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब एओए का जो इनकम है उसके बारे में यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या बोलता है? एक तो एओए का कंपोनेंट जो एओए के पास आ रहा है वो कैम आ रहा है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, जो हर फ्लैट ओनर पे करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से एओए कॉर्पस बनाता है या इनकम जनरेट करता है। उसमें उसमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या कहता है हम वो देखेंगे। अब यूपी अपार्टमेंट एक्ट के सेक्शन 14 में सब क्लॉज 8 क्या बोलता है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है कि एओए इज एम्पावर्ड, एओए एम्पावर्ड है सोसाइटी के कुछ कॉमन एरिया को कॉमर्शियल यूज करने के लिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कई बार कि यार आप कैनोपी कर लो यहाँ पे, मेरे पास सोसाइटी में लोग आते हैं कि हमें आपके यहाँ कैनोपी लगानी है, मार्केटिंग करनी है, तो मैं उनको कॉमन एरिया का एक पार्ट एलोकेट कर देता हूँ 2 दिन के लिए कि आप कर लीजिए। या आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज में वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे या हमारे ऑफिस में रहती हैं। वो मैंने किसी के फ्लैट में नहीं लगाई हैं, वो कॉमन एरिया पे लगाई हैं, तो उससे भी एक इनकम आती है। आपने देखा होगा बहुत जगह लिफ्ट्स में एड, लिफ्ट्स के बाहर लगे होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। तो ये मेरा साझा क्षेत्र में जो लगा हुआ है, इसके बारे में सब क्लॉज 8 में सेक्शन 14 में बोला गया है कि यहाँ से जो इनकम आएगी उसको एओए जो है कॉमन एरिया मेंटेनेंस को कम करने के लिए खर्च करेगा। मतलब कि वो जो मैं दे रहा हूं, फ्लैट ओनर जो दे रहा है, अगर उसके इनपुट से वो शेयर कम हो सकता है तो वो उसको वहां पे यूज करेगा। और अगर वहां पे यूज होने के बाद भी बचता है तो वो जो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स हैं उनकी एज अ इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, यहाँ सवाल ये उठ रहा है, मैं रोक रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये जो एडिशनल इनकम है और जो कैम का एक चार्जेस है, इन दोनों को एक ज्वाइंट अमाउंट माना गया है रख रखाव के लिए। ये नहीं है कि जो आप एडिशनल इनकम कर रहे हैं उसको आप माता की चौकी में इस्तेमाल कर दें या किसी फेयर में इस्तेमाल कर दें या आशु जी, मैं उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आता हूँ। अब होता क्या है, ये तो अपार्टमेंट एक्ट की बात है। मेरा अपार्टमेंट एक्ट मुझे ये राइट नहीं देता, या वो मुझे ये राइट नहीं देता है कि मैं एडिशनल जो कॉमन एरिया में एक्टिविटीज करा के मैं जो इनकम कर रहा हूँ वो मैं अपने आप से डिसाइड करके खर्च कर लूं। ये तो अपार्टमेंट एक्ट क्लियर बोलता है। लेकिन यहाँ एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब हम लोग कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं, कम्युनिटी रह रही है, 2000-4000 घरों की सोसाइटी है। बिल्कुल। अब उसमें फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होंगे। भाई मेरी होली है, दिवाली है, न्यू ईयर है, लोहड़ी है, ये कम्युनिटी फेस्टिवल है। आदमी नीचे सेंट्रल पार्क में जाना चाहता है, डीजे पे डीजे चाहता है, डीजे हो। तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है। तो इस चीज का भी अरेंजमेंट बायलॉज के अंदर किया गया है। और ये तो चलो मैं फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए डेवलपर के अगेंस्ट ही अभी कोर्ट केस फाइल करना हो, तो वो पैसा कहाँ से आएगा फिर, है ना। मान लो मेरे पास कॉर्पस तो है, मैं एडिशनल इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो इन सब में क्या होता है, आपको जो बेसिकली की है वो ट्रांसपेरेंसी है। तो बायलॉज जो है हमारे मॉडल बायलॉज जिनसे एओए चलती है, उसमें इनका प्रोविजन दिया गया है कि जैसे मान लीजिए मेरे साल में मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं 6 फेस्टिवल मनाऊंगा और उनका एक बजट एलोकेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे बायलॉज में पावर दी गई है एओए को कि एओए एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए, जिसको स्पेशल मीटिंग भी बोलते हैं, एक मीटिंग बुलाए। वो मीटिंग ड्यूली सेक्शन 14, 15, 16 ऑफ द बायलॉज को फॉलो करते हुए बुलाई जानी चाहिए, जो कि स्पेशल मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग और एडजर्न मीटिंग को फॉलो करे। उसमें आप रिजोल्यूशन रखिए कि भैया हम चाहते हैं कि हम 6 ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे ईयर में, और हम इसके लिए ये बजट अलग अलग निकाल देंगे। वहां पे ऑब्जेक्शन होगी तो फ्लैट ओनर रेज करेंगे। तो उसमें आप ड्यूली एक जीबीएम बुलाइए। जीबीएम में अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि जीबीएम जो करते हैं वो प्रोसेस से होनी चाहिए बस, जो बायलॉज बोलते हैं। वो क्या बोलती है, जैसे जीबीएम में आपने नोटिस दिया सोसाइटी में, तो सोसाइटी में एक तो जो सेक्शन 15 ऑफ द मॉडल बायलॉज अंडर नोटिस ऑफ मीटिंग जो बोलता है, वो बोलता है कि एवरी फ्लैट ओनर शुड बी इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअली वाया मेल।
तो ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एप्स, हर सोसाइटी आजकल ऐप यूज कर रही है, कोई नो ब्रोकर, कोई माई, बहुत सारे लोग, हाँ बिल्कुल। आप एक तो नोटिस पब्लिश कर दीजिएगा क्योंकि वो मेल बॉक्स में ही जाता है, या आपके पास सब फ्लैट ओनर्स की डिटेल तो होती ही है जब वो मेंबरशिप लेते हैं, तो या आप उनको मेल दीजिए, और इन एडिशन टू दैट आपके टावर्स के नोटिस बोर्ड होते हैं, वहां पे लगाइए। तो बायलॉज के अंदर ही बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इंडिविजुअल नोटिस देंगे और एटलीस्ट 2 दिन पहले देंगे, और उसमें फिर फर्दर जब आप, और उसमें भी आप एजेंडा क्लियर बताएंगे और लोकेशन एंड डेट बताएंगे। जब आपकी मीटिंग के लिए लोग पहुंचेंगे तो वहां पे भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि अब मेरी सोसाइटी में 1500 फ्लैट है, अब 1500 फ्लैट के ओनर से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि वो आ जाएंगे एक बारी में। जी जी। तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनाया गया है कि अगर मेरी जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें मेरा कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम की डेफिनेशन बायलॉज में, मॉडल बायलॉज में दी गई है 30% ऑफ द फ्लैट ओनर्स। जी। अगर मेरे पहली बारी में 30% फ्लैट ओनर्स आ गए तो मैं मीटिंग में प्रोसीड करूंगा और अपना रिजोल्यूशन बता दूंगा कि भाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाले 4 फेस्टिवल मनाऊंगा, बाकी आप बताइए। अभी हो सकता है मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेजोरिटी ये बोल दे कि नहीं आप इसमें ये वाला एडिशन कीजिए। और एक पॉसिबिलिटी जो हमेशा होती है वो ये होगी कि 30% ऑफ द फ्लैट ओनर्स वहां नहीं आएंगे जी। तो ऐसे में क्या होता है, बायलॉज में उसका भी अरेंजमेंट है कि आप 48 आवर्स के लिए मीटिंग को एडजर्न कर दीजिए, और उसके बाद 48 आवर्स के बाद आप फिर से एक एडजर्न जीबीएम बुलाएंगे, और उस केस में अगर इवन 2 फ्लैट ओनर्स भी हैं तो आपका कोरम पूरा कर देंगे, देन यू कैन पास अ रिजोल्यूशन। तो उसके ड्यूली प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैं उसी पे आता हूँ, जैसे मूवी दिखाने वाली बात है। अब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि यार मुझे ना फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव करवानी है सोसाइटी में, एग्जैक्टली। जी जी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं कर रही है। अब मैं ये भी कर सकता था, पर अगर मैं टेक्निकली देखूंगा तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट मुझे उसका परमिशन नहीं देता है। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो आई विल कॉल अ जीबीएम, और मैं जीबीएम को कॉल करने के बाद उसको एडजर्न करूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरा कोरम फर्स्ट टाइम में पूरा होगा नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो कोरम पूरा होगा आप उसमें रेजोल्यूशन पास कराइए मेजोरिटी से, और देन यू आर प्रोसेस वाइज ओके। और उसमें भी कुछ मैं चीजें आपको एक और चीज पे लाइट थ्रो करना चाहता हूँ। बहुत सारी सोसाइटीज में, ताकि ये डिस्प्यूट्स ना हो, मॉडल बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट्स कराए गए हैं। जैसे उन्होंने एक जीबीएम बुलाई और उन्होंने उसमें एक बायलॉज के अंदर एक अमेंडमेंट कर दिया कि 50,000 से ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो उसके लिए आपको जीबीएम बुलानी जरूरी हो जाएगी। उससे नीचे का आप कर सकते हैं, उससे नीचे बोर्ड कर सकता है। तो बहुत सारी सोसाइटीज में ये भी अरेंजमेंट है। एक्चुअली हमें यहाँ समझना होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है वही की है हर चीज की। लेकिन एक सवाल उठ रहा है जो लोगों का क्वेश्चन है, वो बेसिकली ये है कि जैसे आपने वैक्सीनेशन ड्राइव की एक बात करी, तो ये एक सोशल कॉज है, बट किसी भी तरीके का कल्चरल इवेंट या फिल्म दिखाना एक सोशल कॉज नहीं है, एटलीस्ट। हाँ अभी एक मिनट, मेरा सवाल होने दीजिए। हाँ, अब है क्या लोगों का, आपने कहा कि आपने एक कैलेंडर डिजाइन किया कि साल भर में आप ये बताएंगे कि हम होली मनाएंगे, हम दिवाली मनाएंगे, या हम कोई भी क्रिसमस मनाएंगे या नया साल मनाएंगे, हमको उसका एक खर्चा करना है और वो इसी पैसे से लिया जाएगा, या जो हम कैंप के अलावा जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हैं या जो अर्निंग है हमारी उससे हम कर रहे हैं, तो हमने एक कैलेंडर बनाया, राइट? उसके बेस पे हम इसका ऑडिट करेंगे और ये चीज करेंगे। लेकिन नैतिक तौर पे भी अगर हम देखें तो कोई भी जो एओए है, जो संगठन है, बेसिकली ये कोई चैरिटेबल संगठन तो है नहीं। एओए जो है, बिल्कुल, हाँ, मतलब नहीं, ये एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन ये चैरिटेबल नहीं है कि आपने एक संगठन बनाया है, आप डोनेशन लेंगे और उसको आगे जो है क्या कहते हैं, लोगों को डोनेट करेंगे या किसी को चैरिटेबल में आप मदद करेंगे। और जो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे फिल्म दिखाना है, चाहे घुमाने ले जाना, बिल्कुल ये क्या है ना, फिर एक आगे रास्ता खोलता जा रहा है कि अब आप जो है कुछ लोगों को, 200-400 लोगों को, 2000 लोगों की, 5000 लोगों की सोसाइटी में 500 लोगों को घुमाने ले जाएंगे। एक रेजोल्यूशन ही पास करना है, बहुत आसान रास्ता है कि आपने एक जीबीएम बुलाई, 30% उसके पूरे नहीं हुए, नेक्स्ट डे आपने 48 घंटे के अंदर 2 लोगों को बुला के बोर्ड मीटिंग पूरी कर दी। तो क्या है कि नैतिक तौर पे भी ये आपके फंड का दुरुपयोग का मामला शुरू हो गया।
आप लीगल पॉइंट पे अपने आप को सेफ कर लिए हैं, हाँ, लेकिन उसमें आपको जीबीएम बुला, एटलीस्ट आपको हाँ जीबीएम बुला के उसकी एक, मैं आपको उस पे प्रोसेस भी बता देता हूँ। इवन हाँ आपको एक डिप्टी रजिस्ट्रार को भी उसकी कॉपी भेजनी पड़ती है एमओएम की। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ जो मुद्दा लोगों ने उठाया, जिन्होंने मुझे फोन किया, जिन्होंने मुझे बातें कही, उन्होंने कहा आशु जी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि फिल्म इतनी बड़ी चीज नहीं है, जो आदमी यहाँ 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीद के रह रहा है वो 150-200 रुपए का टिकट ना खरीद सके। हाँ, और हम कोई भी चीज जो संयुक्त रूप से कर रहे हैं, हम तो कई बार हम लोग ग्रुप वेकेशन पे जाते हैं, ग्रुप डेस्टिनेशन होता है, तो हम उसमें अपना अपना काउंटी करते हैं एंड देन वी एंजॉय इट। तो उसको एओए से करना, सवाल लोगों का इस पे है कि क्या ये वाकई जरूरी था? वही काम 200-200 रुपए इकट्ठा करके आप वैसे भी कर सकते थे, तो उसमें कहीं एओए का नाम नहीं आ रहा। बिल्कुल क्या ये बिल्कुल राजनीतिक तौर पे एक लाभ लेने की कोशिश है कि देखो हमने ये करा बिकॉज राइट नाउ भावनाएं उफान पे हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू सी दिस पेट्रोइट और समथिंग लाइक, कि कश्मीरी लोगों की एक पीड़ा को देखने की लोगों को लगा है कि यहाँ पे दर्द को हम शेयर करें, तो उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने का एक मुद्दा ज्यादा बन गया है, या इस तरह की सारी चीजें? नहीं, इसमें यही होना चाहिए। देखिएगा, जैसे आपने मूवी वाला बताया, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसा भी हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब फर्स्ट टाइम मूवी ही हुआ है, तभी हम हाँ, लोग बात कर रहे हैं। हाँ की मूवी हाँ दिखाई जा रही है। हाँ। लेकिन बिल्कुल ये सही बात है कि इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम्म, आगे जाके तो एक रॉन्ग ट्रेंड सेट ही करेंगी। बिल्कुल, ये क्योंकि नहीं होना चाहिए। आगे जाके आप इसी को बेस बनाकर ऐसा कोई भी काम कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप चुनाव से पहले रेवड़ियां बांट दीजिए, सरकार कहती है हमने जो है इतने लोगों को खाना दिया, हमने इतने लोगों का भंडारा किया, या हम ये कर रहे हैं, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं क्योंकि आप उसको चैरिटी में ले आ रहे हैं। अगर अगर आपके पास फंड बच रहा है, इसका मतलब आपका कैंप चार्ज ज्यादा है। बिल्कुल, यूपी अपार्टमेंट एक्ट तो यही बोलता है। आपने कि जो अगर, कॉमन एरिया से हाँ, अगर अगर इनकम अगर अर्जित आपका करी 10 है। करोड़, हाँ, अगर आपका 10 करोड़ का टोटल कलेक्शन है और 4 करोड़ आपका खर्चा हो रहा है, तो 6 करोड़ इसका मतलब आप ज्यादा ले रहे हैं। आप वो उसको आप ऐसे उसमें जस्टिफाई, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपको आपको यूपी उसको अपार्टमेंट बेनिफिट, एक्ट तो यही बोल हाँ रहा है। हाँ, आपको उसको एटलीस्ट जो है, जो फ्लैट ओनर है, जो मेंटेनेंस पे कर रहा है, उसको वापस देना चाहिए। किसी की इंडिविजुअल चॉइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप ये कहें कि नहीं, वो चूंकि हमने 10 करोड़ से इकट्ठा कर लिया है, अब हम उससे सोशल वेलफेयर के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी ऑब्जेक्शनेबल। इसका कोई नहीं, प्रोसीजर है बिल्कुल कि है, कैसे इसीलिए कैसे? लोगों का एक ही सवाल था कि हम एओ को क्वेश्चन कैसे करें, जैसे बिल्डर से क्वेश्चन करते हैं तो वो कहता है पहले एओ बनाओ तब आओ। नहीं, अब आप सर एओए से क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, या करना हाँ, चाहते हैं, तो उनके आशु जी पास एक इसमें प्रॉब्लम है कि वो कैसे करें। से करें, इसमें आशु जी देखो, हम लोगों को एक पेन पॉइंट समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्डर से परेशान थे तभी तो ए आई। भाई एग्जैक्टली, बिल्डर क्या करता था? बिल्डर हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं फॉलो करेगा। बिल्डर जी, आपको ब्रेकअप नहीं देगा कैम का। हाँ हाँ, जहां मन करेगा वहां खर्च करेगा जाके। जी तो जी जी, इसीलिए तो एओआई। अब एओए से सोसाइटी के अंदर डिस्प्यूट कब होता है? जब हाँ हाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, या हाँ हाँ, किसी को ऐसा एक मैसेज जाता है कि यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी बिल्कुल, की ट्रांसपेरेंसी हो। अब आप जैसे पूछ रहे हैं कि एओए से क्वेश्चन कैसे किया हम्म, जाए, जी, तो इसमें यह है कि जो आपके पब्लिक फोरम्स हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हाँ आप हाँ, एओए से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप उनकी जो एक वो पब्लिक डोमेन में शेयर करते होंगे मेल आईडी, उस पे हम्म अगर पहले तो आप रिक्वेस्ट करिए उनसे कि आप वो एक मीटिंग कॉल करें। हम्म अगर हम्म वो मीटिंग कॉल नहीं करते हैं, तो हम्म आप एक जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनको हम्म उनको मेल पे एओए को, सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को दें, हम्म और दे शुड रिवर्ट। अगर वो तभी भी रिवर्ट नहीं करते हैं, तो फाइनली व्हाट वी कैन डू इज, आप हम्म डिप्टी रजिस्ट्रार को एक लेटर दे सकते हैं विद प्रूफ्स कि हमने ये मेल ड्राफ्ट करी थी एओए को, हम्म कि हमें ये आप रिवर्ट कीजिए इंक्वायरीज पे। तो हम्म डिप्टी रजिस्ट्रार फिर उस मामले में संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो हम्म इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो हम्म डिप्टी रजिस्ट्रार के माध्यम से फिर उनसे पूछा जाएगा। हम्म। तो इसमें यहाँ पे नोएडा में लोगों के साथ चैलेंज किया है कि आपको डिप्टी रजिस्ट्रार के मामले में मेरठ जाना पड़ता है। जैसे गाजियाबाद में एक किया है कि उनका एक ऑफिसर गाजियाबाद में बैठता है, मगर नहीं, जहां तक यहाँ भी मेरी बैठ यहाँ भी बैठता है। यहाँ यहाँ पे भी जब कहाँ से, अथॉरिटियां बैठता है? नहीं मैं बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, अ, अ, जो हमारा कलेक्ट्रेट ऑफिस है सूरजपुर, हम्म 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 वहां पर मंडे एंड वेडनेसडे बैठते हैं।
डिप्टी रजिस्ट्रार। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन वहां जाके सबमिट करनी होती है या एप्लीकेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं आप, क्या तरीका होता है? इन पर्सन भी आप उनको दे सकते हैं मिलके, हाँ, और आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेज सकते हैं। अच्छा। अब एक ये सवाल है अच्छा कि है कि इन पर्सन मिला जाए। हाँ। अब एक ये सवाल है कि लोगों का ये है कि आपने कहा कि एक एओए एक रेजोल्यूशन बना सकती है, पास कर सकती है कि भाई हम ये चीजें करेंगे, लेकिन क्या उस रेजोल्यूशन को कभी चैलेंज किया जा सकता है, या ऑल ऑफ सडन अगर कोई नया काम कर देती है बिना जीबीएम करे तो उसको चैलेंज किया जा सकता है? उसमें देखिएगा, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि कॉमन इंटरेस्ट है फ्लैट ओनर्स का, वो अफेक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा आपने जीबीएम नहीं बोला, कि आपने जैसे कोई पॉलिसी नहीं बना दी, उससे फ्लैट ओनर्स हर कोई इम्पैक्ट हो रहा है, पर उन्होंने वो पॉलिसी जीबीएम में डिस्कस नहीं करी, स्पेशल मीटिंग बुला के डिस्कस नहीं करी, तो आप उनसे पूछिए। नहीं जवाब देते हैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा, उनके माध्यम से पूछा जाएगा फिर। ओके, सो मुझे लगता है कि आज हम इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हैं कि एओए क्या क्या कर सकता है, उसके लीगल तरीके क्या हैं, हालांकि उसके नैतिक तरीके कितने जरूरी हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी चीज को लीगल तौर पे कान घुमाकर या पॉइंट्स का सहारा लेके सही या गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसी प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए जो आगे जाके एक गलत माइलस्टोन सेट कर दें, जिसको बाद में करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो, या जिसका दुरुपयोग आगे जाके संभावनाएं बढ़ जाएं। बिल्कुल। एओए के कार्यकलापों जी इसमें बोलिए मैं बोलिए। एक छोटा सा एडिशन करना चाहता हूँ। जैसे हाँ एओएस जो है, जब स्पेशल मीटिंग या जीबीएम बुलाते हैं, तो उसमें हाँ, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग उसमें बिल्कुल सही जाएं, बात। क्योंकि तो उनका राइट है वहां पे जाना, और वो एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। जैसे जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, हाँ प्रेसिडेंट ने कॉल करी है वाया सेक्रेटरी, तो उसमें अगर वो रिजोल्यूशन पास करा रहे हैं, तो आपका हक है कि आप पूछ सकते हैं कि भैया आप ये बिल्कुल। पॉलिसी बना रहे हैं, तो इससे जो इनकम आएगी उसका क्या होगा, या जी जी आप जी, ये पॉलिसी बना रहे हैं तो इसमें ये क्या है। वो डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होने चाहिए, होने बट चाहिए। उसमें देखिए दोनों की जिम्मेदारी है। एओए हाँ, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी पॉलिसी बनाए तो वो जीबीएम बुलाए, और लोगों की जिम्मेदारी है, फ्लैट ओनर की जिम्मेदारी है कि वो उस उसमें जीबीएम में पार्टिसिपेट जाए करें और जाए। पार्टिसिपेशन करे, क्योंकि हाँ इसी तरीके से डिस्प्यूट हल हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं आज इस डिस्कशन को यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि एओए को लेकर उसकी कार्यप्रणाली पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर लगातार इस विषय पर चर्चा करें और कुछ कंक्लूडिंग निकाल के लाएं। जो आपने पॉइंट रखा है कि जीबीएम हो तो लोग पार्टिसिपेट करें, इस पे हम एक पूरा अलग डिबेट करेंगे, उसके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कैसे लोग करें और क्या क्या उसके ऑप्शंस होने चाहिए। तब तक के लिए आज के इस मुद्दे पर हमारे लिए तरफ से इतना ही है कि एओए चाहे तो कल्चरल एक्टिविटीज या कोई चीज कर सकती है, मगर उसको उसके लिए कैलेंडर बनाना चाहिए, उसका एक जो बायलॉज में या जो लोगों को जीबीएम के जरिए मैसेज देना है वो देना चाहिए। ऑल ऑफ सडन ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, नैतिक तौर पे इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि एओए सोशल कॉज के लिए बनी हुई है, राजनीतिक कॉज के लिए नहीं बनी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। मैं आगे भी आपको लूंगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे एओए से जुड़े बाकी मुद्दों पर आपसे चर्चा करें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशु जी।